नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। महाराष्ट्र और झारखंड, इसके अलावा यूपी उपचुनाव, इन तमाम जगहों के सियासी भविष्य लगभग तय होते नजर आ रही हैं। आप मेरे इर्द गिर्द जो टैली देख रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति ने एक बंपर जीत जो है उसका एक अनुमान जो है वो यहां दे दिया। इसके अलावा झारखंड की अगर चर्चा करें तो यहां पर पूरी तरीके से तस्वीर बदल गई और इंडिया अलायंस 51 सीटों के साथ आगे चल रही। वहीं यूपी उपचुनाव की बात करें तो अभी भी कुछ ना कुछ यहां पर आंकड़े बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी के साथ कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अब सीएम को लेकर उठापटक शुरू हो जाएगी। तमाम नेताओं की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं और इसकी वजह से सरगर्मी बढ़ गई है कि आखिर एकनाथ शिंदे, अजीत पवार या फिर देवेंद्र फडणवीस कौन सीएम होगा। इन तमाम चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करें बड़ी खबर से। सबसे पहले आपको अपडेट दे देते हैं कि क्या कुछ अपडेट फिलहाल आ रहा है। झारखंड में इंडिया गठबंधन 50 सीटों पर आगे नजर आ रही है। आज शाम बीजेपी मुख्यालय जो है पीएम मोदी जा सकते हैं और वहां पर जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। साथ ही आपको बता दें महाराष्ट्र में बीजेपी का सबसे शानदार प्रदर्शन जो है अब तक का नजर आ रहा है। साथ ही महाराष्ट्र में बीजेपी ने जश्न की तैयारी हर जगह पर यहां पर शुरू करी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में महायुति की आंधी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। एमवीए को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। महायुति को रुझानों में 200 से ज्यादा सीट जो है वो यहां पर मिल रही है। नतीजों में कुछ तो गड़बड़ है, संजय राउत की तरफ से यह बयान सामने आया था। दूसरी तरफ झारखंड चुनाव में पूरी तरीके से तस्वीर जो है उलट गई। यहां पर इंडिया अलायंस अब आगे जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी का जो आंकड़ा है वो यहां पर सीधे तौर पर फिसल रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि गिरीश कुबे जो कि लोक सत्ता के संपादक हैं वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्ता पर। धन्यवाद, नमस्ते। सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि जिस तरीके की टैली अभी स्क्रीन पर नजर आ रही है उससे ये साफ हो गया कि जो भी अंदाजे लगाए जा रहे थे, जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, वो तमाम चीजें पूरी तरीके से उल्टी हो गई और ये कह सकते हैं कि लाइफ के अलावा जो सबसे अनप्रेडिक्टेबल चीज है वो पॉलिटिक्स ही है। तो सही बात कही आपने। पूरी तरह चौंकाने देने वाले हैं, चौंकाने देने वाले भाजपा वालों को भी, क्योंकि इस तरह का मैंडेट उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनको पहले से ही, शुरुआत से ही लग रहा था कि सत्ता यूपी की आ जाएगी, लेकिन जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, वो उनको भी चौंकाने देने वाले हैं। तो लगता है कि कम्युनलिज्म, कास्ट और लाडली बहना जैसी स्कीम ये पूरी तरह से भाजपा के लिए चल गई और ये यूपी की सत्ता उस तरफ से उनके लिए पूरा मेजोरिटी आ गई। गिरीश जी, ये भी जानना चाहूंगी कि जो भी यहाँ पर चाहे मराठावाड़ की बात करें या फिर आरक्षण की बात करें, ये तमाम चीजें काफी बड़े मुद्दे थे। इसके अलावा यहाँ पर जो भी आपने कहा कि जिस तरीके से बहनों के लिए या फिर लड़कियों के लिए सीधे तौर पर कहें कि इन तमाम चीजों के दौर में देखा गया कि जब शिंदे की सरकार यहाँ पर आई तो कई सारे बड़े वादे जो है लड़कियों ने किए गए और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो सीधे तौर पर एमबीए की वोटर्स थे, जो यहाँ पर महिला वोटर्स है, उनके भी खाते में जब पैसे आना शुरू हुए तो कहीं ना कहीं उनको अंदाजा मिला कि जो भी तमाम चीजें हैं, अगर शिंदे की सरकार एक बार वापस आती तो शायद ये जो अमाउंट है वो और बढ़े। क्या ये तमाम चीजें सीधे तौर पर महायुति के सपोर्ट में आ गई? और ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि अगर अभी सीएम का फेस बदल दिया जाता है तो क्या इससे जनता को इन तमाम चीजों से सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि जो सिंपैथी कहीं ना कहीं गेन की थी वो वापस हो जाएगी? ये उनकी जो स्ट्रेटेजी थी भाजपा की, वो दो तरह से चल रही थी महाराष्ट्र के लिए। एक तो वेलफेयर स्कीम, यानी कि सभी नागरिकों को लाभार्थी में बदल देना, ये एक बड़ा गेम प्लान चल रहा है अपने देश में। हालांकि खुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि रेवड़ी बांटना बंद करो, लेकिन रेवड़ी से ही काम हो रहा है इलेक्शन का, ऐसा लग रहा है। तो ये, और उसके साथ साथ उन्होंने वो जाति का जो समीकरण बनाया हरियाणा की तरह, क्योंकि मराठा कम्युनिटी पूरी तरह भाजपा के खिलाफ थी और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में सबने देखा कि किस तरह के वहां पे नतीजे आ गए थे। तो इस बार ने क्या किया कि वो जो छोटी छोटी ओबीसीज होते हैं, उन सभी लोगों को इकट्ठा करने में भाजपा जुटी थी। तो 30 से ज्यादा मीटिंग भाजपा ने पिछले 3 महीने में, आपको अंदाजा आ सकता है कि महीने में भाजपा ले रही थी छोटे छोटे गुट को, छोटे पार्टियों को लेकर, छोटे खेड़ों गांवों में लेकर, वो जो ओबीसी कम्युनिटीज है उन सबको इकट्ठा करने की स्ट्रेटेजी थी। तो एक तरफ से कल्याणकारी योजनाएं लाना और दूसरी तरफ से कम्युनलिज्म और कास्टिज्म का
तरह से स्मार्ट इस्तेमाल करना, ये दोनों चीजें भाजपा के लिए परफेक्ट चल गई है। और इसका इसका यही नतीजा है कि ये सब रिजल्ट्स उनके पक्ष में आ गए, क्योंकि ओबीसी का कंसोलिडेशन हो गया, मराठा न्यूट्रलाइज हो गए, और जो महिला मतदार थी वो पूरी तरह उसमें खड़ी रही। पहली बार महाराष्ट्र के राजनीति के इतिहास में पहली महिला वोटिंग का परसेंटेज पुरुषों से ज्यादा था। और 15 असेंबली सेगमेंट्स ऐसे हैं कि महिलाओं की मतदार संख्या ये पुरुष मतदारों से ज्यादा है। वो 15 में से 12 सीटें भाजपा पक्ष में आ गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़की बहनाओं ने कितना प्यार भाजपा और युति को दे दिया। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जिस तरीके से जनता को लाभार्थियों में तब्दील करने का काम जो है वो बीजेपी ने एक नए तरीके से शुरू किया है, और दूसरों को कहते रहे कि किस तरीके से रेवड़ियां मत बांटिए, लेकिन कहीं ना कहीं यही फैक्टर जो है वो पूरी तरीके से काम किया। अब अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो किस तरीके से वो झुके, दूसरी तरफ अगर यहाँ पर महायुति की बात करें तो अजीत पवार जो है उनके साथ आ गए। क्या अजीत पवार ने मदद की कि जो ये मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं महायुति की तरफ झुके और उसका भी सीधे तौर पर फायदा मिला? एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे किस तरीके से यहाँ पर जो आंकड़े हैं, एक बार दोबारा उस पर गौर करिए कि 286 जो है वो यहाँ पर आंकड़े हैं। महायुति की बात करें तो 222 जो है वो यहाँ पर अब तक की सीटें जो है उनके खाते में जुड़ी हुई। वहीं एमवी की बात करें तो 53 सीटें यहाँ पर है, और अन्य की बात करते हैं तो 11 जो है वो यहाँ पर सीटें मिलती हुई नजर आ रही। वहीं यहाँ पर 81 की 81 सीटें झारखंड में जो है वो क्लियर हो चुकी है, बीजेपी 29 सीटों पर। वहीं अगर यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 51 सीटें यहां पर मिली हुई हैं और अन्य को एक यहां पर जो है मिली हुई है। वहीं एक बार फिर से आपको बता दें कि गिरीश जी के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। आपको आवाज आ रही है सर मेरी? तो फिलहाल कुछ यहां पर तकनीकी खामी की वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन लगातार तस्वीरें भी आपको दिखाते किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ यहां पर जो कि कौन से फैक्टर जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जैसा उन्होंने भी कहा कि यहां पर महाराष्ट्र की जनता को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लाभार्थियों में तब्दील करने का जो काम यहां पर बीजेपी ने शुरू से ही किया, या ये कहीं कि शिंदे गुट ने किया, उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आया, और इसीलिए ये तमाम चीजें वोट में तब्दील हुई। यहां पर आपने गिरीश कुबेर जी को भी सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आंकड़े यहां पर आ रहे थे वो सीधे तौर पर काफी चौंकाने वाले। उन्होंने कहा कि ये दिख तो रहा था कि महायुति अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, बट जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चौंकाने वाले। इसकी उम्मीद किसी ने नहीं लगाई थी, क्योंकि एग्जिट पोल में भी बहुत हो गया तो 175 तक के आंकड़े जो है वो दिखाए जा रहे थे, लेकिन 222 तक के आंकड़े पहुंच जाएंगे, ये काफी ज्यादा आपको बता दें कि चौंकाने वाला नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र में महायुति ने बेहद ज्यादा कमाल जो है वो यहां पर किया गया। और आपको ये भी बता दें कि यहां पर जो भी ये नतीजे आ गए हैं वो खुद पार्टी को चौंका रहे होंगे, क्योंकि यहां पर खुद अकेले यहां पर जो है बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन यहां पर किया कि 124 सीटें जो है वो बताया जा रहा है कि अपने दम पर निकाले, क्योंकि अगर शिवसेना को हटा भी दे तो भी बीजेपी अपनी खुद की सरकार बनाने में काफी स्थिति में नजर आ रही है, और इसीलिए कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है वो वहां अच्छा बन गया। दूसरी तरफ तस्वीरें जो है वो भी लगातार आपको दिखा रहे। इसी बीच आपको बता दें गिरीश कुमार जो कि यहां पर संपादक हैं लोकसत्ता की, वो मेरे साथ फिर से जुड़ गए हैं। जी सर, आप उससे सवाल का जवाब दे रहे थे कि जो मुस्लिम वोटर्स है वो कहीं ना कहीं इस बार महायुति की तरफ झुकते हुए नजर आए, और क्या इसका जो कहीं ना कहीं क्रेडिट है वो अजित पवार को दे सकते हैं जब वो जुड़े महायुति के साथ, उसकी वजह से क्या मुस्लिम वोटर यहां पर इन पार्टियों की तरफ से झुकते हुए नजर आए? नहीं, वैसा नहीं हुआ है। हालांकि हुआ क्या है कि मुस्लिम महिलाएं कुछ तरीके से कुछ परसेंटेज देखा जाए की तरफ उन्होंने वोटिंग किया है, लेकिन मुस्लिम मेन वैसा तो लगता नहीं है। अभी तक तो पूरे डिटेल्स आने हैं, लेकिन जो कुछ प्राथमिक अंदाज है वैसा लगता नहीं है। और दूसरी वजह है कि मुस्लिम और मराठा और दलित ये जो कॉम्बिनेशन है, जिसे महाराष्ट्र के पॉलिटिकल डिक्शनरी में डीएमके कहा जाता है, दलित मुस्लिम और कुणबी इज अ स्मॉल ओबीसी कम्युनिटी मराठा की, तो वो डीएमके कॉम्बिनेशन भाजपा ने अच्छी तरह जोड़ा, और उसके लिए जो ओबीसी की जो स्ट्रेटेजी थी तो उसकी इतनी परफेक्ट चली कि ये जो डीएमके कॉम्बिनेशन है पूरा न्यूट्रलाइज हो गया। और उसके साथ साथ कई जगह पे महिलाओं ने युति को साथ दे दी, क्योंकि उनका जो ये क्या लाड़की बहना स्कीम थी, तो उसके 5 किस्तें इंस्टॉलमेंट दे गए हैं, तो 7,500 उनको दिया गया है। और उसके साथ साथ ये गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि अगर फिर एक बार सत्ता में तो 2000 यानी कि 2100 रुपए
हर एक महीने के दिए दिए जाएंगे। तो प्रोजेक्ट ये सही तरीके से सरकार ने किया कि 1 साल में महिलाओं को घर बैठे बैठे 25 मिलेंगे। ये बड़ी रकम है। ग्रामीण इलाके में अगर देखा बिल्कुल। जाए, जहाँ की तनख्वाह 5-10 हजार होती है और खेतों में काम करने वाली महिलाओं के लिए ये बड़ी रकम है। तो ये सब इफेक्टिव साबित हुआ भाजपा के लिए, और यही वजह है कि ये सब इतने सारे नतीजे। और अगर इसमें आप आरएसएस का जो एक्टिविज्म है वो मिला दे तो इट्स अ परफेक्ट विनिंग कॉम्बिनेशन फॉर द बीजेपी। इसके अलावा अगर आपको याद होगा तो वोटिंग से कुछ दिन पहले ही वहां पर जो मदरसे हैं उनके भी शिक्षकों की जो सैलरी है वो बढ़ाई गई थी, तो वो भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम चीजें की गई। तो ये भी बड़े फैक्टर है। जिस तरीके से आपने कहा कि महिलाओं के लिए एक अच्छा काम किया और जो टारगेट किया था ठीक उसी टारगेट पे सीधे जो निशाना है वो लगता हुआ नजर आया। दूसरा ये बड़ा अहम सवाल है कि यहाँ पर जैसा योगी ने यहाँ पर जो है नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, साथ ही पीएम मोदी ने नारा दिया कि एक है सेफ है, ये कहा जा रहा है कि बड़ा कारगर साबित हुआ। दूसरी तरफ इसका एक और एंगल देखिए कि अगर धर्म की अगर सिर्फ बात करें, जो राजनीति है वो धर्म की राजनीति अयोध्या में की गई लेकिन वो नहीं चली, तो इसीलिए महाराष्ट्र में धर्म की राजनीति करके भी महायुति अगर जीतती है तो एमवीए के लिए बहुत बड़ा सवाल अब 5 साल के लिए बना रहेगा कि धर्म की राजनीति को एमवीए नहीं हरा पाया। जबकि ज्यादातर जानकारी कह रहे थे कि एमवीए के लिए महाराष्ट्र इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन अपने हाथों से शायद अपनी कुछ गलतियों की वजह से ये गवा दिया गया। नहीं, ऐसा होता है अपनी संस्कृति में, जो जीतता है उसकी सभी चीजें सही कही जाती है, और जो हारता है उसके लिए तो कोई मायने नहीं रखता, उसने जो कुछ किया उसकी वजह से हारा। ऐसा नहीं, कम्युनल चीजें नहीं चली महाराष्ट्र में। ये तो भाजपा शायद नहीं, भाजपा जीती होगी, लेकिन वो कम्युनलिज्म से नहीं है। कम्युनलिज्म को आगे रख के पीछे से जो कास्ट का कॉम्बिनेशन किया, और उसके साथ साथ वे जो कल्याणकारी योजनाओं का उन्होंने ऊपर जो आइसिंग ऑन द केक कहा जाता है, वो ये असली वजह है। और ये तीनों के साथ जो आरएसएस ने अपने कार्डर्स पूरी तरह मैदान में उतार के भाजपा का जो वोटर बेस है वहां तक पहुंचे, और इलेक्शन में नैरेटिव क्या कहा गया था भाजपा के कार्यकर्ताओं को, ये अपना मुख्यमंत्री आएगा, क्योंकि भाजपा 2-2.5 साल से दूसरे किसी के लिए काम कर रहा है। भाजपा के सक्षम समर्थ नेता देवेंद्र फडणवीस जैसा चेहरा, वो किसी को उप मुख्यमंत्री बना देना पड़ रहा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, प्रोवाइडेड यू कम विद गुड नंबर्स। तो ये सब चीजें भाजपा के लिए चली। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए, इनके लिए क्या नहीं चला ऑपोजिशन के लिए, एक तो वोटिंग के दिन तक उनके जो डिफरेंसेस है वो कम नहीं कर पाए, यानी कि कांग्रेस और स्पेशली शिवसेना, यानी कि जब चुनाव हो रहा है तब सोलापुर जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रणीति शिंदे और उसके पिता सुशील कुमार शिंदे एक तगड़े कांग्रेस के नेता है, वहां शिवसेना और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हाथापाई हुई, इतना कि जोड़े मारो जैसी बातें कहा गई। वो और प्रणीति शिंदे के फोटोज को शिवसेना ने जलाया, जोड़े मारा। तो ये सब ये सब ट्रेडिशनल जो शिवसेना का जो स्टाइल है उस तरफ से हो रहा था। तो ऐसे हालात में लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं कि ऑपोजिशन अलायंस यूनाइटेड है? नंबर 1, जब इलेक्शन का ऐलान भी नहीं हुआ था, चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ था, तब से शिवसेना और कांग्रेस में पब्लिक झगड़ा होता रहा कि सर कौन बनेगा। अरे भाई, पहले सत्ता तो आने दो, पहले मेजॉरिटी आने दो, और उसके बाद वो देखा जाएगा। लेकिन उनको रहा नहीं गया, उनका उनमें पेशेंस कम था, और ये जो गेम ऑफ वन अपमैनशिप के अपने ही अघाड़ी के साथियों के खिलाफ एक तरह से संघर्ष होता रहा, उसकी बहुत ज्यादा कीमत उनको चुकानी पड़ी, और पूरा उनका सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। और इसलिए अब उद्धव ठाकरे को अपनी शिवसेना, जो कुछ बची हुई शिवसेना है, वो साथ रखना इसलिए और भी मुश्किल। ठीक है। गिरीश जी, ये भी जानना चाहूंगी कि यहाँ पर पहली बार ऐसा देखा गया कि चाहे वो शिवसेना हो, एनसीपी हो, 2 फाड़ दोनों में हो गए। तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने गुटों को बांटकर अपना वोट बैंक जो है बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया, और कहीं ना कहीं ये फायदेमंद साबित हुआ। भाजपा का एक तरह से पूरी देश की अगर उनकी राजनीति का इतिहास देखा जाए तो उनकी सरल साधा गेम उनका होता है, खेल एकदम सीधा साधा होता है।
जहां उनको जगह नहीं है वहां किसी दोस्त के घर में आके वो पहली जगह बना लेते, धीरे 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 दोस्त को वो बाहर कर देते। तो शिवसेना उसके लिए बड़ा चैलेंज था 2019 से लेके ज्यादा, क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ लड़ने लगा था। वैसे ही देखा जाए दूसरा बड़ा ब्लॉक था भाजपा के रास्ते में, सबसे बड़ा चैलेंज था वो तो शरद पवार का था। तो उनको हरा तो नहीं पाए। भाजपा का कोई भी नेता अगर देखा जाए, भाजपा की इतिहास देखा जाए, तो शरद पवार के खिलाफ लड़ते लड़ते ही भाजपा बड़ा हुआ है। तो अगर लेकिन वो शरद पवार को हरा है कैसे? अगर 1995 में पहली बार जब भाजपा की सत्ता आ गई, भाजपा शिवसेना की, वो पूरा शरद पवार के खिलाफ चलाया हुआ आंदोलन, उसकी वजह से उनकी सत्ता आ गई। 2014 में देवेंद्र फडणवीस उनकी सत्ता आ गई। तब देवेंद्र फडणवीस का मुद्दा था अजीत पवार का 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम, जिसका जिक्र आपने भी अपनी रैलीज में किया था, लेकिन उनको हरा नहीं पाए। तो इंग्लिश में कहावत है, इफ यू कैन डिफीट देम जॉइन देम। नहीं हो पाए, लेकिन अच्छी तरह से उन्होंने डिवाइड करके अपना लिया। और ये जो कहावत है ना कि सांप को मारना, यानी कि अगर कुछ हुआ तो वो मेहमान का जूता है और मरा तो सांप है। तो ये जो उनका ही जो एक दल है, उनको अच्छी तरह से राजनीति करके बीजेपी ने अच्छी बटाया। और इसमें सबसे अहम भूमिका रही वो सेंट्रल एजेंसीज की रही। ये बार बार साबित होता आ रहा है कि ये कोई भाजपा का प्यार है इसलिए वो नहीं गए। यहाँ तक कि ये चुनाव में अजीत पवार ने पब्लिक स्टेटमेंट किया था कि प्लीज भैया मेरे इलाके में योगी और प्राइम मिनिस्टर को मत कराओ। तो ये देखा जाए तो एक एडजस्टमेंट की राजनीति, उनके खिलाफ जो केसेस चल रही है, मुकदमे चल रहे हैं, करप्शन के एलिगेशन चल रहे हैं, तो वो एक सेंट्रल एजेंसी वो डिवाइड करने के लिए भाजपा ने इस्तेमाल किया। वो फैमिली और जो पार्टीज थी वो कर दी, और उनके ही घर के आदमी को लेके उनके ही खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। तो ये तो आई मीन एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो अभी देखा जाएगा इसके आगे क्या होता है। जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा था गिरीश जी की यहाँ पर इस बार बीजेपी जो है, जैसे कि यहाँ 149 सीट पर वो अपने उम्मीदवार वहां खड़े किए, 124 सीटें अगर उसमें से निकाल लेती है तो जो स्ट्राइक रेट है वो करीब 83% के लगभग है, जो काफी ज्यादा अच्छा है। और इस बार अगर यहाँ पर जो है सीएम चुनने की बात आती, क्योंकि अब ये जो है वोटिंग खत्म हो गई, रिजल्ट भी लगभग आ गई है, और अब सबसे बड़ा सवाल यही हो जाएगा कि सीएम कौन होगा। क्योंकि इससे पहले जैसा आपने भी जानकारी दी कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम उस वक्त बनाना पड़ा था, एकनाथ शिंदे को रखना पड़ा था, लेकिन इस बार खुद के पूरे अपने बल पर इस स्थिति में है कि शिवसेना को हटा भी देते हैं तो लगभग कुछ और चीजें ऐड कर दी तो सरकार खुद ही बना लेंगे। तो क्या इस बार मुश्किल है सीएम चुनना? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कहा कि तीनों ही पार्टी मिलकर यह तय करेंगी कि कौन सीएम होगा, लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस को सीएम चुनते हैं या एकनाथ शिंदे को सीएम चुनते हैं तो क्या कुछ प्रोज एंड कॉन्स होने वाले हैं? वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। अंग्रेजी में कहावत है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। तो भाजपा को वो प्रॉब्लम अभी आ रहा है, क्योंकि इतने अच्छी तरह से उनके नतीजे आ गए कि वो अभी सीएमशिप पर दावा ना करे तो फंस जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ उनको एकनाथ शिंदे को दे डोंट वांट टू इंसल्ट ऑल्सो। क्या वो एकनाथ शिंदे ने इलेक्शन के पहले कुछ चंद पत्रकारों को बताया था कि भाजपा ने उन्हें बिहार मॉडल का प्रॉमिस किया है, यानी कि आप अगर चुनाव में कम से कम 50 भी आपके नंबर लाए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी करके उभर आई, उसके बाद भी मुख्यमंत्री पद आपके पास रहेगा। अगर ये बात सच है तो उनको निराश करना ये बात सही नहीं होगी। और कास्ट कॉम्बिनेशन में शिंदे को इंसल्ट करना इतना आसान नहीं रहेगा। अच्छे तगड़े मराठा नेता करके वो उभर के आए पिछले 2-2.5 साल में। और तीसरी बात ऐसी है कि फडणवीस को लाना भाजपा के लिए एक नेसेसिटी रहेगी, क्योंकि आरएसएस जो मैदान में उतरी वो शिंदे के लिए नहीं उतरी, वो अजीत पवार के लिए नहीं आई, वो भाजपा का अपने नेता के लिए आई। अगर ऐसा करेंगे कि इतना अच्छा नतीजा लाने के बाद भी अगर उनको मुख्यमंत्री पद नहीं देंगे तो वो मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, वो आगे वाली मुश्किल है। लेकिन उसमें और एक कहानी में ट्विस्ट ऐसा है कि कुछ चंद महीनों में बंबई में बीएमसी का इलेक्शन होगा, बृहन महाराष्ट्र मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। उसके साथ 23 महानगरों का और 200 नगर पालिकाओं का चुनाव रहेगा।
बम्बई और आसपास के इलाके में उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब तक तो स्ट्रांग थी, लेकिन अगर शिंदे सीएम नहीं हो पाए तो वो जो एक उद्धव ठाकरे का आवाज है वो वैसा ही रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देख के जब तक बीएमसी में भी उद्धव ठाकरे का वो सफाया ना करे तब उनको एकनाथ शिंदे को रखना पड़ेगा, ये उनकी कंपल्शन रहेगी। और ये कंपल्शन और बीजेपी के नंबर्स की कंपल्शन, ये दोनों कंपल्शन के बीच में से भाजपा कैसे रास्ता निकालते देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसी में अगर अजीत पवार के फ्यूचर के बारे में चर्चा करें गिरीश जी, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव की बात की जा रही थी कहा जा रहा था कि गले की हड्डी बन गए हैं। हाल ही में इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि जब 2019 में फूट पड़ रही थी पार्टियों में तो वो थे, अडानी थे, शाह थे, इस तरह की बातें कही। तो उनका क्या फ्यूचर है, क्योंकि उनको भी सीएम के तौर पर कई लोग अब ये कह रहे हैं कि अजीत दादा को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ही इज डेस्टिन्ड टू बी चीफ मिनिस्टर। उनके नसीब में डेप्यूटी सीएम से ज्यादा कुछ अभी तक तो लगता नहीं, क्योंकि अगर 40 के सीट पे भाजपा उनको मुख्यमंत्री पद दे दे, ये मुश्किल ही नहीं लगता, पहली बात। और दूसरी बात, आरएसएस का क्या करे? पार्लियामेंट इलेक्शन में आरएसएस खुल के बाहर से बोल रहा था, उन्होंने वो जो पांचजन्य विवेक वगैरह जैसी आरएसएस की नजदीक वाली कही जाने वाली प्रकाशन है, उसमें से खुल के लिखा गया था कि भाजपा का खराब परफॉर्मेंस रहा क्योंकि अजीत पवार का उन्होंने साथ ले लिया। तो एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब अजीत पवार और भाजपा की जब बात करते, भाजपा का पूरा यहाँ का जो एग्जिस्टेंस है वो पवारों के खिलाफ है। अगर किसी एक को भी पवार को वो जो अपने साथ ऑफिशियली लेंगे तो भाजपा को वो भाजपा के लिए वो अच्छी चीज नहीं है, वो लॉन्ग टर्म में चलने वाला नहीं है, क्योंकि पवार के ऊपर क्रिटिसिज्म करते करते ही भाजपा बड़ा हुआ है। तो उसको एकदम सीएमशिप देना, उनको कुछ और बड़ी चीजें देना, ये मुश्किल रहेगा। स्पेशली ये जो न्यू पॉलिटिक्स है वो सब सह लेगी, क्योंकि आजकल कौन किसी के साथ होता है, किसी के साथ जाता है, ये तो सब पूरा बाजार है, यानी कि वो यू pay it and you buy it. So that's not an issue. Issue is, will RSS accept that? And I don't think it's going to be easy for the RSS to accept that. गिरीश जी, उद्धव ठाकरे के बारे में भी कोई कमेंट हो, क्योंकि उसके लिए मैं कोई सवाल नहीं करूंगी, लेकिन उद्धव ठाकरे को लेकर, शरद पवार को लेकर, क्योंकि औंधे मुंह गिरते हुए नजर आए, वहीं शरद पवार पूरी तरीके से पावरलेस जो है उसे कह सकते हैं कि यहां पर नजर आए। आप ये देखिए कि शिवसेना जो शिंदे गुट वाली है, उन्होंने अगर एमवीए को, इन तीनों ही पार्टी को मिला ले तो भी उनसे ज्यादा शिवसेना सीट निकाल के लेके आई, जो कि काफी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस है। शिवसेना और स्पेशली उद्धव ठाकरे का उनके बारे में we can say it's a farce, and शरद पवार के बारे में we can say it's a tragedy, क्योंकि 100 से ज्यादा उन्होंने रैली ली और लग रहा था कि वो पश्चिम महाराष्ट्र में जहां उनका इन्फ्लुएंस है वहां अच्छे नंबर निकालेंगे, वो नहीं हो पाया। और उद्धव ठाकरे के लिए तो लग रहा था कि वो तो पहले से ही बता रहे थे, सब लोग बता रहे थे, लिख रहे थे, कह रहे थे चैनलों में, चर्चाओं में, अखबारों में कि सबसे वीक लिंक उद्धव ठाकरे है, और वही साबित हुआ। तो उसमें कोई अचरज की बात नहीं है। और ये जानने के बाद भी जिस तरह से उद्धव ठाकरे एडमेंट रहे, कांग्रेस से झगड़ते रहे, आर्गुमेंट्स करते रहे, ये देखा जाए तो इसलिए उद्धव ठाकरे उनके बारे में जो कुछ हुआ है, और शायद ठाकरे बंधुओं के बारे में, राज ठाकरे के बारे में, उन्होंने 150-200 सीट कंटेस्ट की, अब तक तो उनका एक भी सीट नजर नहीं आ रहा है, उनके तो 0 नंबर रहेंगे ऐसा लग रहा है। तो दोनों ठाकरे के लिए ये दिस इलेक्शन हैज टर्न आउट टू बी अ कंप्लीट फार्सिकल ट्रेजेडी, और ट्रेजेडी का फार्स, व्हाटएवर वे यू कैन लुक एट इट। गिरीश जी, महाराष्ट्र के बारे में काफी चर्चा की, झारखंड के बारे में क्या सोचते, क्योंकि इनिशियली जब रुझान शुरू आए तब ये लगा कि शायद बीजेपी के लिए तमाम चीजें पॉजिटिव नोट पर जा रही, बट सिर्फ 2 घंटे के मात्र में उसके बाद पूरी तस्वीर बदलती हुई नजर आई, और इंडिया गठबंधन जो है अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर करती है। और थोड़ी सी ताज्जुब वाली बात है कि कांग्रेस ने भी यहाँ पर अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो दिखाई। कौन कौन से फैक्टर झारखंड में लगते हैं कि काम किए? समान सूत्र है झारखंड और यहाँ पे, और वो है लाडली बहना। वहां नाम उसका अलग था झारखंड में। और ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर सोरेन ने जब ये अनाउंसमेंट की स्कीम की, तब महाराष्ट्र से अजीत पवार ने उनके ऊपर काफी
यानी कि क्रिटिसिज्म किया और वो कहते रहे कि झारखंड ने तो महाराष्ट्र की कॉपी की, लेकिन महाराष्ट्र ने बिहार मध्य प्रदेश की कॉपी की थी। तो ये जो लाभार्थीकरण है मतदारों का, वो कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आ रहा है। नंबर एक। नंबर दो, झारखंड में बहुत सारा कम्युनलिज्म, धार्मिकता भाजपा ने जोर लगाया था, महाराष्ट्र से कई गुना ज्यादा। वो कुछ नहीं चला, वो घुटपेटियों का मुद्दा बिहार में लाया, झारखंड में लाया था। लेकिन झारखंड तो बॉर्डर स्टेट नहीं है, बीच वाला स्टेट है। अगर 10 साल के सेंट्रल रूल के बाद भी, भाजपा के 10 साल के सेंट्रल रूल के बाद भी अगर घुसपैठिया आते हैं तो उनका वो फेल्यूर है। ये जो आर्गुमेंट कांग्रेस वाले करते रहे, इंडिया आघाड़ी के करते रहे, ये सही निकला, लोगों ने इसके ऊपर बर्ताव लिया। और तीसरी चीज सबसे अहम है ना झारखंड और बिहार के बारे में, झारखंड और बिहार की जनता पॉलिटिकली एस्ट्यूट होती है। सबसे पॉलिटिकल सेंस वाली जनता होगी वो बिहार और झारखंड वाले होते। ये सब चीजों में विश्वास नहीं किया, और ये जो पैसे नहीं दे रहा है, वो लड़ली बहना जैसी स्कीम लाई, उसको साथ देते, वो जो करंट सरकार है उसका किया। ऐसे ही अगर यूपी के उपचुनाव की बात करें, क्योंकि जिस दिन यहाँ पर वोटिंग हुई काफी कुछ देखने को मिला, काफी बवाल हुआ। सपा ने सीधे तौर पर इसको लेकर राजनीति भी की और साफ तौर पर आरोप लगाए कि पुलिस ने भाजपा के पक्ष में यहाँ पर वोट डलाई, ये तमाम चीजें की। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी जो है कई सीटों पर अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, वहीं सपा जो है पीछे खिसकती हुई नजर आई। यूपी उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं? यूपी में ये न्यूज नहीं है कुछ हो रहा है। अगर ये नहीं होता तो न्यूज होती, क्योंकि बाइपोल्स का इतिहास ही देश में ऐसा रहा है। जो सत्ता होती है, राज्य में सत्ता होती है, उसी के पक्ष में साधारणतः ये जो उपचुनाव होते हैं उसके नतीजे निकलते हैं। तो 9 में से भाजपा के साथ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं लगती। अगर नहीं जाते तो अच्छी बड़ी न्यूज होती, वैसा नहीं हुआ है। ठीक है गिरीश जी, तो हमने महाराष्ट्र के बारे में चर्चा की और झारखंड के बारे में और साथ ही यूपी उपचुनाव के बारे में। महाराष्ट्र में आगे क्या होगा, कौन सीएम होगा, थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, उसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए और जनसत्ता के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो लगातार चर्चा आप देख रहे थे किस तरीके से महाराष्ट्र में कौन कौन से जो अहम फैक्टर्स है जो काम किए, झारखंड में भी सिमिलरली कौन कौन से जो अहम फैक्टर्स है वो काम किए। जैसा यहां पर आपने सुना कि गिरीश जी ने बताया कि झारखंड और बिहार की दोनों की ही जनता जो है पॉलिटिकली काफी सेंस्ड होती है, उनको पता होता है कि किस ओर मुड़ना है, और जो भी यहाँ पर राजनीति होती है लगभग उन दोनों ही राज्यों की जो यहाँ पर जनता है उसका शिकार होती हुई नजर नहीं आती है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी जनता ने किस तरीके के फैसले लिए, कौन से फैक्टर काम किए, अब इसका एनालिसिस किया जाएगा और उसके बाद समझ में आएगा कि किस तरीके से भाजपा ने यहां पर 149 पर जो उम्मीदवार उतारे उसमें से 124 सीटों पर यहां पर जो है पूरी तरीके से जीत हासिल की है, और ये काफी चौंकाने वाले आंकड़े। दूसरी तरफ एमवीए ने यहां पर जिस तरह की परफॉर्मेंस की वो उनकी उम्मीद से भी काफी नीचे है, क्योंकि यहां पर पहले लग रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, पर कांटे की टक्कर यहां पर नजर नहीं आई और सीधे तौर पर आप देखिए कि महायुति 222 तक पहुंच गई, वहीं एमवीए जो है 53 सीट पर पहुंची हुई है। कुछ देर बाद और पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। हालांकि बीजेपी ने हर जगह जश्न का ऐलान कर ही दिया, आगे जीत का भी ऐलान कर दिया। उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी बीजेपी के मुख्यालय जाएंगे, वहां पर जोर शोर से स्वागत होगा और साथ ही साथ वहां पर जो भी कार्यकर्ता पहुंचेंगे उनका जोश बढ़ाएंगे और महाराष्ट्र में किस तरह की यहां पर जो है जीत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल इन तमाम चीजों पर कवरेज जारी है, तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से जश्न का माहौल जो है वो जगह जगह पर नजर आ रहा है और महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी उपचुनाव और बाकी जगहों की तस्वीरों पर लगातार कवरेज जारी रहेगी।